चलो एक साथ किस किस को याद है राष्ट्रीय ध्वज सो बोलो। किसको याद है? शिवम तुमको? अरे नीतीश बंद करो हो। चलो अब देख लो पहले, आज क्या तारीख है बाबू रे? आज 20 तारीख है ना। 20/1/2024। हम लोग झंडा कब फहराएंगे? 26/1/2024। कौन झंडा फहराएंगे रे? झंडा तो बहुते होता है, कौन सा झंडा फहराएंगे? हम लोग और आप लोग सब मिलके क्या फहराएंगे? तिरंगा झंडा। तिरंगा झंडा में 3 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 3 रंग। त्योहार को सटा दो, हुआ गेट को बंद कर दो, पूरा लॉक कर दो। कितने झंडे होते हैं? 3। सबसे ऊपर कौन होते हैं? सबसे ऊपर केसरिया। इसके बाद बीच में कौन होता है? हाय सफेद। इसके बाद हरा। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्र ध्वज ये जाना, तो पहले ये जान लो कि राष्ट्र ध्वज अगर ऐसे कोई बना देगा या कोई कुछ कर लेगा तो हो जाएगा नहीं, ठीक है? ऐसे नहीं होगा। इसके बारे में हम पहले समझेंगे कि कैसे हो सकते हैं। गेट को ऑन करो तो बाबू, गेट को ऑन कर दो। देखो उसका रेशियो जो है ना, अनुपात कितना रखना होगा तिरंगा झंडा का? अनुपात 3:2। अर्थात यदि हम लंबाई 3 रखते हैं तो चौड़ाई कितना रखना पड़ेगा? 2। अगर लंबाई हम 15 मीटर रखते हैं ना, 15 मीटर के तिरंगा यदि बना रहे हैं तो चौड़ाई 10 मीटर होना चाहिए, ताकि काट के 3:2 होना चाहिए। अब देखो लंबाई अगर 15 मीटर रखेंगे ना आप लोग, तो इसको चौड़ाई कितना होगा? 10। अब काटो तो 5 तिया 5 दूना हो गया। अब इसको अनुपात में बदलेंगे। बट्टा का मतलब होता है अनुपात। क्या होता है? अनुपात गणित के हिसाब से। तो 3:2 आया। किसी भी चीज को रखेंगे तो इसी रेशियो में हमको कभी भी रखना पड़ेगा। अगर हम लंबाई लेते हैं 30 मीटर तो चौड़ाई कितना होना चाहिए? 20 मीटर। कितना रे? 20 मीटर, तब ना 3:2 के अनुपात में आएगा। तो ये हो गया। अब देख लो इसमें 3 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 3 रंग। और गोल सा जो होता है ना चक्र, कैसा रे? ये गोल सा कैसा? ये गोल सा चक्र है ना, ये चक्र है, ये गोल सा। इसमें जो डायर जो खींचा है, ऐसे ऐसे लकीरें हैं तिल्ली, ये कितने होते हैं? 24। कितने होते हैं? 24। और याद रहे इस झंडा को फहराते वक्त हम लोग क्या करें? राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय रंग की पट्टी हमेशा ऊपर की ओर, केसरिया रंग की पट्टी। किसकी? इस रंग को क्या कहते हैं? केसरिया। हम लोग क्या कहते हैं इस रंग को? केसरिया। तो आप लोग समझ गए इसको कहाँ रखना है। हम लोग इसको कहाँ ऐसे रखेंगे कि ऐसे रखेंगे? समझ गया? हम लोग समझ गए। चलो अब देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज को सूर्य उदय से पहले और सूर्य उदय के बाद नहीं फहराना चाहिए। सूर्य उदय के पहले और सूर्यास्त के बाद क्या करना चाहिए? नहीं। मान ली सूर्य उदय नहीं हुआ है तो नहीं फहराना है, और अस्त हो गया है तब पर भी नहीं फहराना है। सूर्य जब तक रहे तब तक ही फहराना है। क्या करना है? सूरज जब तक रहे तब तक ही हम लोग राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। समझ गए? चलो अब देखते हैं राष्ट्र ध्वज को जो है ना, हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना तो देखते थे राष्ट्र ध्वज को जो फहराते थे ना सर लोग, तो चढ़ाते वक्त एकदम बउआ की तरह ऐसे ऐसे खींचते थे। नहीं, स्पीड में खींचिए, फुर्ती से लगे कि हाँ फहरा रहे एकदम एनर्जी के साथ। उतारते वक्त धाए धाए उतार लेते थे, उल्टे काम कर लेते थे कि चढ़ाना ही था जल्दी जल्दी फुर्ती के साथ, उतारना था धीरे धीरे। क्या करना था? तो राष्ट्रीय ध्वज यदि चढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे? रस्सी खींचते हैं ना सर लोग, देखते हैं ना स्कूल में जाते हो ना तुम लोग, तो फहराते हैं तो क्या करते हैं? सब लोग जाते हैं स्कूल में, आप लोग हम लोग सब लोग स्कूल से गुजरे हैं तो सब जाते हैं, ऐसा बात नहीं किया क्या? तो ऐसे खींचते हैं डोरी को तो ऊपर जाता है तिरंगा, ठीक है ना। इसके बाद उसमें फूल बंधे रहते हैं, खींचते हैं तो बांधा हुआ इस हिसाब से रहता है कि जब ये घीचता है तो खुल जाता है और फूल ऊपर से गिरते हैं। समझ गया? और वो लहराने लगते हैं ऐसे ऐसे, जैसे अभी है ऐसे लहराने लगते हैं। तो
तो ऐसे लहराने जो लगते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, अभिवादन। अब देखिए, राष्ट्रध्वज फहरा कर अभिवादन कीजिए, और अभिवादन करके उतारना है, इन्हें कि सीधे फहरा दिए हो गया वो उतार लो, सो नहीं, समझ गए। हम लोग राष्ट्रीय ध्वज क्या करेंगे, अभिवादन करेंगे। और ये अभिवादन करने के लिए क्या, जब ये फहराने लो तब ये कौन गीत, कौन क्या तुम लोग अभिवादन के रूप में क्या गाते हो, राष्ट्रीय गान। कौन गान गा देते हो, उसका नाम क्या है, क्या है, जन गण मन अधिनायक जय। अब देखो, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को जो स्वीकार किया गया था वो था 22 जुलाई 1947 को। कब हुआ, 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया। उसको खोल दो बाबू, गेट को खोल दो। तो राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया गया था, 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था, संविधान सभा जो बना रहे थे संविधान, उसके द्वारा क्या किया गया था, इसको क्षतिग्रस्त मत करना है। अब बता देते हैं इसमें कि क्षतिग्रस्त झंडा हम लोग भी नहीं फहराएंगे। चलिए, अब देखिए, फहरा करके अभिवादन कीजिए। तो अभिवादन आराम के साथ करना है, एकदम अस्थाई पूर्वक। हम लोग सिर को जरा पूरा नहीं झुकाना है, बच्ची ऐसा मत करो, सिर को पूरा भी नहीं झुकाना है। ऐसे करके हम लोग आराम से गाएंगे, और ना तो कोई हंसेंगे ना, एकदम सुर लय के साथ गाना है, जन गण मन अधिनायक। किसके साथ, सुर लय के साथ गाना है। और हम लोग रत्ती भर मस्ती मजाक जैसे बातें इन पर नहीं लाएंगे। और याद कर ले, जब जन गण मन अधिनायक गाएंगे तो बुलंद आवाज के साथ गाना है। किसके साथ, बुलंद आवाज के साथ। एक बात याद कर लो, जीवन में एक ही चीज करे रूप में सुनने का अदा करो, और बुलंद, वो है राष्ट्रीय गीत, ठीक है ना, राष्ट्रीय गान, वही बुलंद रूप में सुनो। बाद बाकी कोई ऊंची आवाज में बोलता है ना, तो बोलने की उसे हक मत दो। जब दोगे ना तो समझ जाओ जीवन नरक, क्यों बोलोगे तुम, ठीक है ना। किसी के साथ ना तो हम बोलेंगे ना तुम मेरे साथ हो। आगे बताते हैं इनकी सारी कहानी। कोई झंडा, अगर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं ना, राष्ट्र ध्वज को ऊंचा कोई झंडा नहीं होनी चाहिए। अगर हम राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा रखे हैं ना, तो उससे ऊपर कोई झंडा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना है, उससे ऊपर हम लोग या आप लोग कभी भी झंडा दूसरा नहीं रखना है। यदि दूसरा झंडा फहराना है तो उसके बाएं साइड रख देंगे। किसके साइड, किस साइड रख देंगे, बाएं साइड। जैसे ये हमारा बायां हाथ हुआ ना, और इस साइड हम रखे हैं तिरंगा, तो इस साइड रखेंगे कोई झंडा, ये नहीं कि इसके दाएं साइड रख देंगे, समझ गया। तो हम लोग बाएं साइड, तिरंगा झंडा के बाएं साइड, उससे थोड़ा नीचा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, थोड़ा नीचे, उससे ऊंचा कोई झंडा नहीं होना चाहिए। जुलूस में राष्ट्र ध्वज को दाएं कंधा पर रखे। दाएं कंधा का मतलब इस पर रखना है, हाथ से ऐसे पकड़ना है, इस पर रखना है, समझ गया ना। ऐसे नहीं देखते हैं बच्चे लोग को, तुम लोग जो पढ़ाने के जाते हैं ना, चौथा पांचवा का स्टूडेंट सबको हम देखते हैं ऐसे ऐसे सीधे डोलाते रहते हैं हाथ में पकड़ के, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि उसके डंटर में उसको रखना है, लगा कर डंटा की चोटी तक उसको जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, चोटी तक, ठीक है। चोटी में सटा के उसको बांधा होना चाहिए ऊपर में, माने कि सबसे ऊपर लकीर, जैसे कोई डंटा है, ये डंटा है तो यहाँ तक ले जाना चाहिए, ठीक है ना, इसमें सटा होना चाहिए। और यहाँ तक यदि तिरंगा है, इसके बाद वाले को हम ऐसे पकड़ेंगे, समझ गया। और इस दाएं कंधे पर रखेंगे। किस कंधे पर, दाएं कंधे पर, बाएं कंधा पर नहीं रखेंगे। अगर आप लोग स्कूल जाएगा, अगर बाएं कंधा पर कोई रखा है तो उसको मारेंगे नहीं, नहीं समझ रहा है इसलिए उसको पकड़ के कहेंगे भाई इस पर रखो, ठीक है ना। ये नहीं कि उसको मार देना फटाक से। तू लोग तो गाली गलौज में बड़ा तेज है यार, उसको मार करके बोल नहीं देना है कि तू ये है वो है, बहुत सारा बात निकल जाता है मुझसे, वो नहीं निकालना है। उस दिन झगड़ा नहीं कर रहे हैं आपस में, समझ गया। तो हम लोग इस कंधे पर रखेंगे, ठीक, और आराम से जुलूस में चलेंगे, ठीक है। इस कंधे पर रख के एक पैर एकदम आराम आराम से बुलाएंगे, एकदम की ऊद की तरह नहीं चलना है उस दिन, यानी कि गड़बड़ कुदक कुदक के नहीं चलना है, सीधा लाइन से चलना है। अगर ऐसा शिक्षा बताया जाए ना टीचर स्कूल में, जो भी 1 से लेके 5 तक है, एक भी बच्चा झंडा को अनादर नहीं करेगा और एक भी इधर उधर भाग के नहीं फहराएगा। पहली बात यह है, एक दिन पहले बताते हैं बउआ रे कल बुनिया बटाएगा आ जाना। अब बताइए, ये गलत बात है। टीचर हर को समझना चाहिए कि ये राष्ट्रीय ध्वज है, इसे कदर करना है। इसमें लिखा है क्या जानते हो, कि राष्ट्रीय ध्वज को हिफाजत से रखे। किससे रखे, हिफाजत से।
क्षतिग्रस्त फाटा हुआ झंडा नहीं फहराए। हमको एक बार किसी टीचर ने स्कूल पर आने के लिए बोला था, हम गए थे, ठीक है, गए ना, तो उस टीचर को देखे जो पुराने साल वाला झंडा था वो थोड़ा यानी कि अच्छा नहीं था, ठीक है ना, उसको आयरन करके ऊपर आया, बट अपना यानी कि जबकि उसके लिए पैसा आता है, वो पैसा अब जो किया हो हमने क्या बोलेंगे क्या किया है, यानी कि अरे अपना पैसा क्या सरकार देगा तब पर भी अपना जेब से भी पैसा लगा के राष्ट्रीय ध्वज यदि फहराना है तो हम फहरा लेंगे, ठीक है ना। उसको खरीदने में कितना पैसा लगता है, अरे 50 रुपया 40 रुपया में एक से एक झंडा मिलता है, 100 रुपया 500 150 में एक से एक झंडा मिलता है, वो क्यों नहीं वो लगा के फरिया देंगे। तो देखिए कि वही झंडा को आयरन करके अगर थोड़ा भी ऐसे कर देता ना तो राष्ट्रीय ध्वज क्षतिग्रस्त हो जाता है, यानी फट जाता, वैसा झंडा वो फहरा रहे थे। हमको अजीब लगा, बड़ा अफसोस लगा, उसी दिन सोचे कि ऐसा टीचर इनवाइट करेगा तो नहीं जाएंगे, खुद अपने संस्थान पर तिरंगा झंडा फहरा लेंगे राष्ट्र गणतंत्र दिवस को और स्वतंत्र दिवस को, लेकिन नहीं जाएंगे। अब वहां बोलेंगे तो क्या बोलेगा जानते हो, अरे हम सरकारी मास्टर है तो हम जानेंगे ना हमको क्या करना है। अब उसका उत्तर कौन देगा, ये नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब भी जाते हैं तो याद कर लीजिए, हम लोग राष्ट्रीय ध्वज को बहुत हिफाजत से रखेंगे, याद कर लो। राष्ट्र के बारे में कुछ भी आए ना, जीवन के करियर के बारे में, तुम्हारा करियर बनेगा ना जिससे जीवन सुधरेगा, उसके बीच में कोई आवे तो उसे त्यागने की क्षमता रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, कोई आवे, लड़का आवे लड़की आवे कोई आवे, चल हट साइड हो, एक ही धक्का में जो है ना उसको भूलने की दिल में क्षमता होना चाहिए, समझ गया। हाँ, ये नहीं कि अब माँ बाप है तो वो बीमार पड़ गया है तो ये नहीं कि वो बीमार है हम चले जाएंगे, ये गलत बात है। बीमार है ना तो उसकी सेवा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है, क्योंकि इस संसार में वही एक वृक्ष है जहां तुमको छाया मिलेगा, बाद बाकी दुनिया में कहीं छाया नहीं मिलेगा, समझ गया ना। माँ बाप ऐसे वृक्ष होते हैं ना कि वहां पर बहुत शीतल बरसते हैं, समझ गए। पिता जो है ना पेड़ के, नीम के पेड़ की तरह होते हैं, बातें तो उनकी कड़वे होते हैं लेकिन अंदर में बहुत प्यार छुपा रहता है, समझ गया ना। पिता वो चीज है, पिता जो है ना पूरा घर के बोझ लेके चलता है, समझ गया। तुम्हारा, तुम्हारी माँ की, सबकी, बूढ़े अगर पिता रहते हैं उनके, बूढ़ी माँ रहती है उनके, सारे को देख के कितना सामंजस्य बना के चलते हैं। देखो तुम्हारा भी बात सुनता है, अपने पत्नी की भी बात सुनता है, बूढ़े माँ बाप की भी बात सुनता है, सबको एक साथ जोड़ के वो चलता है। पिता ऐसे होते हैं घर के, समझ गया। तो बहुत करुणाधर होते हैं, इतना याद। अब चलिए बताएंगे, तो छत्तीसगढ़ झंडा नहीं फहराना है, राष्ट्र ध्वज को सजावट की सामग्री नहीं समझना है। अभी देखते हैं, अभी जो है ना नववीं की लड़कियां सब जाती है ना स्कूल, तो सबसे पहले वो क्या करे जानते हो, एगो गार्डर के रूप में आता है तिरंगा, वो लगा लेगा, एकदम केस में बांध लेगा। ओकरा जैसा आदमी को चार चमेटा खींच के मारे ना काना जेल में, आराम से समझ में आ जाएगा कि तिरंगा सजावट की चीज नहीं होती है। नमा में जाने के बाद, इंटर में जाने के बाद, बीए में जाने के बाद अगर बच्चे तिरंगा को, ध्वज को जो है ना बर्बाद कर रहा है, अगर कदर नहीं कर रहा है और अनाप शनाप बोल रहा है, ट्रेन में चढ़ के जा रहा है तब ट्रेन को तोड़ रहा है, या कहीं सार्वजनिक स्थान पर गया है वहां उड़न पाना कर रहा है, तो समझ लो बीए का लड़का नहीं है और न ही कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा है, बल्कि समाज में अतैक्तिक लोग हैं जो समाज को ध्वंस करने में लगा है। वैसा विद्यार्थी को विद्यार्थी की गिनती में नहीं होगा, और वैसा विद्यार्थी को जीवन में सफलता नहीं मिल सकता, इतना याद कर लीजिए। पढ़ने के लिए मधुबनी, दरभंगा, पटना सब जाते हैं, किसी को सफलता इसलिए नहीं मिलता है, रीजन है, आप जिस ट्रेन पर चढ़ के जाएगा उसी ट्रेन का खिड़की केवाड़ी को तोड़ने लगते हैं, जाइएगा अंट संट बोलते हुए जाइएगा, बगल में माँ बैठे, किसकी माँ है, या हमारे दोस्त की भी माँ हो सकती है, हम अगर किसी से दोस्ती किए हैं, अगर नहीं चिन्हे हैं तो उसका भी बहन हो सकता है ना, और वहां जाके अंट संट बोल दीजिएगा। वैसा बच्चा जो है ना, वैसा लड़का जो है ना उसी बोलने में लगने में लग जाते हैं, दरभंगा पटना करने में ही, रोज ट्रेन के यात्री को मुंह देखने में ही लग जाता है, उससे कुछ होता नहीं। लड़कियां सब भी जाते हैं ना तो बड़ा ही अपने को आईफोन समझता है, सबसे कीमती है, तो सुसरी का आईफोन समझती है। आईफोन इंडिया के आदमी को पसंद भी नहीं है उतना, क्योंकि सभी नागरिक धनिक नहीं ना है, निगलेक्ट कर देगा ना। वैसा ही अगर लड़की को समझता है हम अपने आप आईफोन की तरह मांगा है, तो सभी आदमी को मांगा चीज नहीं चाहिए, चल हट निगलेक्ट हो जाए जीवन से।
राष्ट्र ध्वज को हिफाजत से रखना है। राष्ट्र ध्वज सदा झंडे की चोटी से सटाकर बटा दिए थे और राष्ट्रीय शोक के समय ही राष्ट्रीय ध्वज झंडा डंटल से थोड़ा नीचे और झुक जाना चाहिए, ठीक है ना। केवल राष्ट्रीय शोक। राष्ट्रीय शोक कब करोगे? जब पूरा देश में कभी बहुत बड़ी महामारी आ गई है या राष्ट्र का कोई बहुत बड़ा लीडर मर गया है, तो उस दिन हमारा पूरा राष्ट्र में राष्ट्रीय शोक होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय शोक। अब जरा देखो कि भाई हम लोग गणतंत्र मनाते हैं ना, 26 जनवरी को मनाएंगे ना। एक तरफ एक आदमी बोलेगा गणतंत्र दिवस, तो हम 26 जनवरी तो हम लोग बोलेंगे गणतंत्र दिवस, वही बोलते हैं ना। अब गणतंत्र का मतलब क्या सर? देखो ये जो है ना, क्या कहते हैं, पहली बैठक तो हम बता दिए थे बाबू तुम लोग को कि कब हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को। कितने को हुआ था? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? अब जरा देख लेते हैं हमारा देश आजाद कब हुआ था, बोलो तो बाबू, चलो बोलो, आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। कब आजाद हुए? तो देखो 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए थे, हम पर कोई नहीं शासन कर रहा था, है क्या बात है? हम पर कोई नहीं शासन कर रहा था। क्या कर रहा था वो? हम पर तो कोई नहीं शासन करता, हम पर शासन करने के लिए कोई चाहिए ना। तो हमारे यहाँ सब कुछ बना था। क्या हुआ? क्या बात है? क्या हल्ला करता है? तो हम पर कोई नहीं शासन करता, शासन करने के लिए हम पर चाहिए ना। तो अंग्रेज पूर्ण रूप से छोड़ के नहीं गया था, वो बोला था एगो काम करिए, हम तब जाएंगे जब आप लोग संविधान बना लेंगे। क्या बना लेंगे? इस देश को चलाने के लिए एक कानून बना लेंगे। समझ गई? क्या बनाएंगे? कानून। तो अब समझ लो क्या हुआ। 9 दिसंबर हम लिखाए थे, 9 दिसंबर क्या लिखाए थे? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। क्या हुई थी? पहली बैठक। और संविधान सभा को बना रहे थे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए प्रतिनिधि सब। यानी कि इस गांव है कन्हौली एक मोहल्ला है, या कोई भी सुखी एक मोहल्ला है, या कोई भी चीज एक मोहल्ला है, या कोई भी दुनियादारी कोई गांव है, उस गांव से एक प्रतिनिधि को गांव वाले चुन के भेजा कि जाओ तुम संविधान सभा बन रहा है उसमें हिस्से जाओ बन के, ठीक है ना। तो उसमें आया था, बना जो रहा था, उसकी सदस्य कितनी थी उस समय? देखो सदस्य कितने थे? तो 389। कितने थे बुआ रे? इसको 389 को नवासी कहते हैं ना हिंदी में रे, हैं? चलो इतने थे। और देखो 9 दिसंबर है ना, हमारा देश को विभाजन कब कर दिया गया? 15 अगस्त 1947 को। तो क्या कर दिया? विभाजन। तब जो है ना आजादी हो गया। हमारा आजादी कब हुआ था वो बोलो? हम आजाद कब हुए थे अंग्रेज से? 15 अगस्त 1947 को। बैठक कब हो रहा है? 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक को मुस्लिम लीग ने ठुकराया था। कौन ठुकराए थे? मुस्लिम लीग। तो जब आजादी हो गया, दिसंबर लास्ट महीना है, क्या है? दिसंबर है, दिसंबर लास्ट है, महीना लास्ट है ना बुआ, इसमें बैठक हुआ था। अब देखो 15 अगस्त को हम आजाद हुए, तो जब आजाद हुए हम लोग 15 अगस्त को, कितने को? 15 अगस्त 1947 को। तब इस संविधान सभा में जो सदस्य थे ने वो 299 थे। कितने थे बउआ? बनाने वाले 299। कितने थे? 299। इसके बाद अब 1950 में हमारा अब संविधान बन कब गया? अरे 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ था। कब बन के तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था, पूर्ण रूप से बन चुका था, ठीक है ना। तो बन जो गया तो तुरंत लागू नहीं करेगा। बातें क्या थी साल में जो है ना, कांग्रेस जो थी ना, भारत को आजाद किसने करवाई? एक पार्टी का गठन हुआ जिसे कहा गया भारतीय कांग्रेस पार्टी। वो पार्टी ने भारत को आजाद करवाई। तो एक पार्टी नहीं थे, पूरा भारत वर्ष कांग्रेस था। क्या था? क्या थे? पूरे भारत क्या थे? कांग्रेस थे। तो पूरे भारत कांग्रेस थे, देश को आजाद करवाया, ठीक है ना। तो आजाद जो करवाया, तो इस दिन बन गया संविधान। तो कहा कि हम इस दिन संविधान दिवस मनाते। लेकिन 31 दिसंबर क्या बुआ रे? 31 दिसंबर 1930-29 में एक अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस साल में एक अधिवेशन करते थे। क्या करते थे? अधिवेशन। उस अधिवेशन हुआ, उसमें कहा गया कि हम अपने आप में क्या है,
स्वाधीन है। क्या है? और कहा गया कि अगला महीना आएगा ना, उसका जो संडे पड़ेगा ना, कौन दिन? संडे, उस दिन को हम झंडा फहराएंगे। तो 26 जनवरी 1950 आ गया। तब 26 जनवरी 1950 आया था। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू भी किया गया और कहा गया इसी दिन से हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? तो देखो 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस और 26 जनवरी 1950 को क्या करते हैं हम लोग? गणतंत्र दिवस मनाते। तो क्यों लागू किया गया कि 31 दिसंबर 1929 में लाहौर के रावी नदी के तट पर एक अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन का अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि अंग्रेज को जो हम कुछ बात नहीं मानेंगे, अब हम अपने आप में क्या है? स्वाधीन है। क्या है? स्वाधीन। तो स्वाधीनता दिवस मनाने लगे और कहा हम कैसे मनाएंगे? तो अब महीना जो आएगा ना, 26 दिसंबर है ना, वो 31 दिसंबर है ना, अब अगला दिन क्या रहा है? 50 हो जाएगा 49 के बाद, और 1 जनवरी हो जाएगा, 1 जनवरी 1950 हो जाएगा। तो कहा जो 26 जनवरी को जो संडे आएगा ना, उसी दिन हम लोग क्या करेंगे? झंडा फहराएंगे। क्या करेंगे? झंडा फहराएंगे। समझ गया? तो झंडा अब देख लो। अब जरा देख लेते हैं कि 1950 में सदस्य कितने थे संविधान सभा को बनाने वाले? तो वो थे 199। कितने थे बवारे? 199 सदस्य रह गया 1950 तक। कितने तक? कहोगे क्यों रह गए? तो कारण क्या थे इसे समझ लो। कारण ये थे कि 1950 तक इनके सदस्य बहुत मर गए थे। क्या चुके थे? मर चुके थे। क्या चुके? हो चुके थे। क्योंकि बुढ़ आदमी, इसमें एजेड आदमी सब भाग लिए थे ना, तो मर गए थे। क्या किए? मर। अब चलो हम लोग देखते हैं। समझे? समझ गए? चल अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते। अब देखिए इसमें क्या हुआ था बुआ? रे इतना नहीं था, 284 था। कितना था बुआ रे? 284, जिसमें से 15 महिला थी। क्या थी? 15 महिला। अब समझ लो कि महिला भी संविधान सभा निर्मात्री सदस्य बने थे, महिला उस समय में। और जानते हो, तुम अपने बाप दादा से जो कहानी सुनोगे ना, 90 की कहानी, तो तुम्हारा बाप दादा किसी धनी के गुलाम थे, नहीं पढ़े थे, इसलिए देश आजाद हुआ 47 में। 90 में तुम्हारा बाप दादा किसी धनी के गुलाम थे, यहाँ का जमींदार हो सबका। वैसा जमींदार का अभी तो कोई तो समझता नहीं है कि जमींदार है, लेकिन गुलाम थे। का है? एक नंबर का जो है ना खच्चर था तेरे माँ बाप। हमारा पूर्वज बाप दादा। कहीं जाएंगे नहीं, दिल्ली मुंबई जाएंगे, लोग देख लेगा, डर जाएंगे, क्या होगा, मर जाएंगे, ये डर होता था। समझ गया ना? नौकरी जो है ना गवर्नमेंट फ्री में दे रही थी सबको, नौकरी करने के लिए नहीं जाते थे। कहाँ जाएंगे, क्या हो जाएगा, बाप रे बाप, ऐसा सोच रहे थे, मार देगा लोग, इतना डर होता था। अभी वही नौकरी के लिए बाप बाप कर रहा है, सब पैसा दे दे, घूस दे दे के नौकरी कर रहा है ना, ये डर होता था। 90 में 80 में, 1980 में सबको डर होता था। अरे तुम्हारे बाबा का एज कितना होता है? अरे 65 वर्ष होता होगा, वही ना, घटाओ ना तो 90 तक जाता है। ठीक है ना? 90 75 तक जाता है। 47 में देश आजाद हुआ था, 75 में, 77 में, 72 73 में आंदोलन भी हो चुका था भारत में, जब सरकार के गलत सिस्टम चल रही थी। तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण इसका नेतृत्व कर रहे थे, लोग को जगा रहे थे। तब इधर का आदमी सोया हुआ था, बिहार का आदमी, ऐसा इंसान थे उस समय। ये सुना तुम्हारा दादाजी से पूछोगे ना, अरे हम लोग इंदिरा जब अत्याचार करने लगी तो देश पर ना इमरजेंसी लागू कर दिया था, आपातकाल, तो हम लोग वोट दे के उसको हरा दिए। अपने दादाजी से बात सुनोगे तो हरा तो दिए, लेकिन काहे ने इतना जागृत हुई कि कहीं कल खाने में या कहीं सरकारी नौकरी में पा जाएंगे कि आपका बच्चा का भविष्य ठीक रहेगा। इसलिए आज हम लोग इतने पीछे हैं। उस है क्या बात है? अगर नौकरी किया रहता ना तो नहीं पीछे रहते। समझ गया ना? दूसरा बात ये भी है कि संसाधन के अभाव थे, पैसे के अभाव थे, कोई जाना नहीं चाहता था। मूल बात यही था कि ससुराल जाना नहीं चाहता था। लॉकडाउन में लोग पैरे आ गया दिल्ली मुंबई से, ठीक है ना? तो उस समय पैरे नहीं चल जाते थे दिल्ली मुंबई। क्यों नहीं चले गए? आराम से चले जाते थे, दिल्ली मुंबई चले जाते, पैरे भाग जाते, फैक्ट्री जो है वहां जाके काम करते। रात समझ गया? अब देख लो तो कितने 15 महिलाएं थे। है फिर पूछेगा तुमसे कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, समझा रहे हैं। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर एक अधिवेशन हुआ
लाहौर में, जो अभी पाकिस्तान में पड़ रहा है, कहाँ पड़ रहा है? पाकिस्तान में। सब लोग एक थे, तभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक रंग था, ठीक है ना, कोई बंटवारा नहीं हुई थे। और उस अधिवेशन में कहा गया कि हम लोग प्रत्येक साल क्या करेंगे? स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो भाई उस दिन तो उन लोग निर्णय ही लिया, अब कब फहराएंगे? तो बोला अब महीना आने वाला है ना, अगला दिन जनवरी, उसमें जो 26 तारीख आएगा ना, संडे, यानी कि संडे दिन आएगा ना, लास्ट संडे को, किसको? लास्ट, तो 26 तारीख को लास्ट संडे मर रहा था। तो बोला कोई बात नहीं, हम लोग 26 जनवरी को, उन लोग छब आया तो 1930 को, देखो बुआ, 1930 को 26 जनवरी 1930 में रावी नदी के तट पर लाहौर पर तिरंगा झंडा फहराया और नारा लगाया गया, इनकलाब जिंदाबाद। क्या लगाया गया? जिंदाबाद। और कहा हम अपने आप में पूर्ण स्वाधीन है। तो इस दिन को नहीं भूले ना, इसीलिए कहा कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। क्या हो गया? तैयार। तो कहा भाई गणतंत्र दिवस तो हम मना लिए, स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को आजाद हो गए तो, लेकिन हम लोग एक जो मनाते थे स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को हर एक साल, अंग्रेज को चिराने के लिए, कि अंग्रेज कहेगा कि लोग अपने आप में आजादी मंगा रहा है, ठीक है ना, तो इसको चिराने के लिए मनाते थे ना हर साल अपने आप में कि हम आजाद है। उस दिन को कैसे भूल जाएंगे? इसलिए 26 जनवरी 1950 को 2 महीना आगे बढ़ा दिया। 2 महीना जब आगे बढ़ाया तो 50 आ गया। क्या आ गया? 50 आ गया और लागू कर दिया गया संविधान को, और हम लोग गणतंत्र हो जाते। गणतंत्र का मतलब होता है राष्ट्र का प्रमुख कौन हो? राष्ट्रपति, और वो भी चुनाव के साथ, इलेक्टोड माने इलेक्टोड कमिटी होता है, वो उसको चुनाव करते हैं राष्ट्रपति को, समझ गए? कौन करते हैं? वो चुनाव करते हैं। और राष्ट्रपति वंशागत नहीं हो सकते हैं, है बच्ची? राष्ट्रपति क्या नहीं हो सकते हैं? वंशागत। ही नहीं कि राष्ट्रपति अगर कोई बना है तो उसका बेटा फिर बनेगा, पोता बनेगा, नहीं, ऐसा प्रावधान नहीं है। क्योंकि भारत क्या है? लोकतंत्र देश है। कैसा है? लोकतंत्र। लोकतंत्र का परिभाषा क्या है? कि ऐसा राष्ट्र जहां का संप्रभुता किसके हाथ में हो? जनता के जनप्रतिनिधि, या जनता में, जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि, संसद होते हैं ना, संसद में, भारत के संसद में संप्रभुता है। तब न रे, भारत के संसद के द्वारा निर्णय लेकर के एक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? देश को सारे काम धंधे को प्रधानमंत्री देखते हैं अपने अंदर में, ठीक है ना। क्या हुआ विदेश, किस देश से क्या मंगाना है, क्या लेना है, क्या नहीं देना है, या किसी राष्ट्र को अपने में मिलाना है, या किसी राज्य को डिवाइड करना है, ये सारे चीज राष्ट्र प्रधानमंत्री करते हैं। क्या करते हैं? प्रधानमंत्री। समझ गया? तो अभी के प्रधानमंत्री भारत के कौन है बच्चा? कौन है प्रधानमंत्री रे? नहीं पता है आप लोग को? प्रधानमंत्री नहीं पता है? कौन है भारत के प्रधानमंत्री? कौन है रे? कौन है भारत के प्रधानमंत्री? हाँ। और राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। भारत के इतिहास में पहली बार जो है ना, एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। पहली प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो अब आप लोग झंडा फहराएंगे तो दिक्कत नहीं न करेंगे स्कूल में। गणतंत्र का अर्थ भी समझ गए? समझ गए? संविधान सभा के कैसे बने, अब संविधान सभा बने कैसे, ये हम अगले क्लास में बनाएंगे कि संविधान सभा बनाने की क्या प्रक्रिया थी, कैसे संविधान बना, ठीक है ना, इसको प्रोसेस क्या थी। तो देखो, संविधान बनाने के लिए अलग अलग कमिटी है बच्चे। क्या बात है? अलग अलग कमिटी बन, फिर पीटेंगे हम आकर के वहां पर। अलग अलग कमिटियां बनाई गई थी, जो 13 कमिटी थी। क्या थी? 13 कमिटी। तो शुरुआत में भारत के संविधान में भाग कितने थे वो जान लो, समझ गया? ऐसे जिस दिन हम पढ़ाएंगे, शुरू करेंगे, उस दिन हम बता देंगे सारे चीजें। देखो, जब बन रहे थे तब भारत के संविधान में भाग थे 22। कितने भाग थे? भाग कितने थे? 22। और सूची कितने थे बाबू? सूची 3। कितने थे? समझे आप लोग? सूची कितने हुए? 3।
अनुसूची कितने थे? अनुसूचियां थी 8। कितने थे? 8। और अनुच्छेद, अनुच्छेद माने धाराएं। क्या होता है? धाराएं। धारा कितने थे? धाराएं या धारा कितने थे बुआ? 395। कितने थे? तब कहोगे कि ये बढ़ता है, वर्तमान में 22 भाग हो गया है, तो ये नहीं कि 22 भाग हुआ कैसे है? भाग अगर 22वां भाग होगा ना बुआ, या पहला भाग, तो पहला भाग में ए बी सी करके भाग को जोड़ दिया होगा। ये नहीं कि आप भाग अलग से बना सकते, उसमें ए बी सी पॉइंट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? पॉइंट। अब 3 सूची है तो ये ठीक है, राज सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। इसके बाद 8 अनुसूचियां है, तो ये नहीं कि इस 8 अनुसूची को नामा अनुसूची आप बना सकते हैं। इसमें 8वां का पहला अगर अनुसूची होगा ना, उसमें अनुसूची ए, अनुसूची बी, अनुसूची सी कर सकते हैं। आप अनुसूचियों की संख्या ऐसे करके बढ़ा सकते हैं, ये नहीं कि डायरेक्टली प्रॉपरली बढ़ा सकते हैं। धाराएं 395 है, जो अभी धाराएं कितने हो चुके हैं? 470, सॉरी क्या कहते हैं, 70। कितने धारा हो चुके हैं? 470 धाराएं हो चुके हैं। तो ये नहीं कि 470 धारा है तो 395 नहीं, 395 का अगर 94वां धारा होगा ना, अगर कोई 93वां धारा है ना, या कोई भी पहला धारा है ना, तो उसको धाराएं पहला का ए बी सी कर दिया है। ऐसे करके धारा जोड़ेंगे तो कितने बन गए हैं? 470। तो वर्तमान में भाग कितने हैं? 25। कितने हैं? सूची कितने हुए? 3 ही, उसे नहीं चेंज कर सकते। इसके बाद अनुसूचियां कितने हैं? 12। मूल संविधान में 8 है ना, वर्तमान में कितने हैं? 12। और धाराएं या अनुच्छेद जिसको कहते हो कितने हैं? 470। धारा और अनुच्छेद। संविधान देखो, संविधान बनाने का प्रारूपीय अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और सलाहकार कौन थे? डॉक्टर बी.एन. राव, बहुत पढ़े लिखे थे। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। है, सुनो गौर से, सब कोई सुनो। आप लोग को जो है ना, परीक्षा जब दीजिएगा ना, तो उसमें पूछता है, जैसे एसएससी जीडी, देखो लोग एसएससी जीडी वाला पढ़ाई पढ़ता है ना रे, कोई भी वाला, तो हम कहते हैं है ऐसा बंद करो, हम कहते हैं सुनने के लिए क्या बातें। देखो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं का साइंस जो है ना, साइंस रख के पढ़िए और मन से पढ़िए। तो जब एसएससी की तैयारी करने के लिए जाएगा ना, तो एसएससी के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। तैयारी करने के लिए जाएगा जनरल कॉम्पिटिशन के, तो उस समय का जो है ना, साइंस जो है ना, बउआ लगेगा पढ़ने। नहीं पढ़े रहते हैं ना, इसीलिए एसएससी का साइंस या बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं या कोई भी कंपटीशन का, तो साइंस और मैथ भारी लगता रहता है टॉप। यूपीएससी की तैयारी करोगे ना, 7वां का इतिहास उल्टा के देख लो, अतीत से वर्तमान, जो तुम पढ़ोगे उसमें 7वां में पढ़ते हो, तुम्हें यूपीएससी में जाके पढ़ना पड़ता है। क्यों नहीं हम उसी किताब को पढ़ेंगे अच्छा से, ताकि बेस मजबूत रहेगा, तो वहां जाके सारे बातें समझ में आता रहेगा फटाफट।